चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है ना। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप डेली का डेली मॉडल टेस्ट पेपर की पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपको मैथ के क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग के हो गए, ग्राफ हो गया, गद्यांश हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दे सकते हैं कि आपको पीडीएफ से आपको पढ़ना है ना, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, देव जी के ट्रिक्स, लिंक दी गई है, या तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे देव जी के ट्रिक्स, तो वहाँ पर आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर जवाब देना है कि सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे और किसके, तो आपके भारत और पाकिस्तान इसका आंसर है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, जवाब यहाँ पर लगभग सबका आ गया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने हमेशा से पढ़ा है और आपका जवाब लगभग आपका डी नंबर है। याद रखिएगा, ये आपके रेडक्लिफ हैं, सिरिल रेडक्लिफ इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में केसरी अखबार की जो स्थापना की थी वो किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया आप कहेंगे केसरी, आपके जो ऑप्शन है ना डी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठी है ना, इन भाषा में एक समाचार पत्र भी निकाला था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि यहाँ पर गांधी जी ने किस प्रकार की स्थापना की थी, कैसे गांव की स्थापना की थी? तो भैया गांधी जी ने आदर्श गांव की स्थापना किया। आदर्श गांव जो मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश किया था और जनता जो थी वो सरल जीवन और उच्च सोच का अनुसरण करती थी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी जी को ही आदर्श ग्राम योजना का प्रणेता माना जाता है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है? यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए, जब गीत की बात कर दे तो हमने कहा कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गीत जो आपका है किसमें होगा, सामवेद में होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पार्श्वनाथ एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और ये जैन तीर्थ का जो आपके थे कौन थे? मतलब जो आपके पार्श्वनाथ ये कौन से नंबर के रहे हैं? तो आप कहेंगे सर पार्श्वनाथ जो रहे हैं वो आपके 23वें नंबर के रहे हैं और 23वें जो कि ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे 24वें नंबर में कौन थे तो आप कहेंगे सर ऋषभदेव थे, है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो सर्प था। याद रखिएगा कि सर्प जो था उनका प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों प्रथम की बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, है ना। और इनका जो आपका चिन्ह था वो वृषभ अर्थात बैल था। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं क्या, यहाँ पर दिया गया अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग पर विजय थी जो उनके जीवन पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। मतलब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है जो आपका कलिंग है, कलिंग का युद्ध हुआ था, ये कलिंग है क्या? आधुनिक युग में जो कलिंग है आपका है कहां पर है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड, 24वें आपके महावीर स्वामी थी, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जो उस समय कलिंग था इस समय इसका नाम है आपका उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कलिंग का युद्ध हुआ था कब, तो आप कहेंगे सर 261 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए अशोक ने इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1235 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ये बताना है कि भाई जो आपके तबला और सितार के आपके आविष्कारक है वाक्य हैं कौन? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आप कहेंगे सर बी नंबर, ये जो आपके हैं कौन, ए नंबर या बी नंबर? चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आप कहेंगे सर ये आपके अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो, जिन्हें तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है?
कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आंसर को आपको लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से 8 में से क्या हो जाएगा भाई? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 8 नंबर में, तो यहाँ पर जो आपका दिया है करो या मरो का नारा, यहाँ पर लाला लाजपत राय तो नहीं दिया है। मतलब हम देखा जाए तो आपका पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही होंगे। मतलब इंकलाब जिंदाबाद ये आपके भगत सिंह है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने आपका कहा था, है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ी मिल गई है, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था वो किस राज्य में है? कुल मिला के आपसे ये कह सकते हैं कि जहां अकबर का क्या किया गया था, अकबर का किया गया था राज्याभिषेक। तो आप बताइए अकबर का राज्याभिषेक जो किया गया ये कहां पर किया गया था? इतना तो आपको ये याद हुई होगा कि भैया अकबर का जो राज्य तिलक हुआ था बड़ी कम उम्र में ही हुआ था। लगभग देखा जाए कि अकबर आपके 13 वर्ष, कितने 13 वर्ष 4 महीने के थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से इन्हें सिंहासन पर बैठाया गया था। उस समय पंजाब में दोस्तों याद रखिए कालानौर नामक स्थान थी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर पंजाब जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हमने बताया है नहीं शब्द को ध्यान जरूर दिया करें, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि शिल्प कला दोस्तों आपके बालाकोट से यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, बालाकोट से मिले हैं, चंदौली से मिले हैं, नागेश्वर से मिले हैं, लेकिन आपके मांडा से नहीं मिले हैं। मांडा से दोस्तों याद रखिएगा कोई भी शिल्प से संबंधित आपके नहीं है। देखा जाए बालाकोट से काफी चीजें मिले हैं, है ना, सीपी की बनी चूड़ियों के टुकड़े भी आपके मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं और इन 4 हिल स्टेशन में आपको क्या करना है कि दक्षिण से उत्तर के स्थानों में जाना है। मतलब आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है। मन्नार है, कुर्ग है, माउंट आबू है और डलहौजी दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर क्रम से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी मन्नार जो आपका है, मन्नार ये आपके तमिलनाडु में है ना। और इसके बाद कुर्ग जो आपका है, कुर्ग ये कहाँ पड़ता है? कुर्ग ये आपका हो जाएगा कोडागु, कुर्ग जो कर्नाटक में है। माउंट आबू दोस्तों आप जानते हैं राजस्थान में है। फिर आपका डलहौजी, मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है, आपका PQRS इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम लोग दक्षिण से दोस्तों अगर उत्तर की ओर आते हैं तो ये क्रम मिलेगा PQRS मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे उत्तर और दक्षिण भारत को पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, कौन सी है पर्वत श्रृंखला? जवाब देना है। लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में देखने को मिला था जिसमें से एक जगह दे दी गई थी। बोला गया था अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा है ना। याद रखिए अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में आपका मालवा का पठार था, लेकिन यहाँ पर यह दे दिया है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, जवाब देना है। और भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना, या ऑनलाइन है या ऑफलाइन, भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा आनंद आने लगता है ना। और आप लोगों का जब सपोर्ट आता है थोड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए कितने लोग क्लास में जुड़े हैं, बहुत लोगों को ध्यान ही भूल गया होगा, है ना। आज की क्लास में बहुत लोगों को ध्यान ही भूल गया हो, क्योंकि बीच में आते हैं तो फिर ध्यान भूल जाता है। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना। जबरदस्ती कोई लाइक ना करे, ठीक है ना, जबरदस्ती कोई लाइक ना करे। जिनको अंगूठा उनका दर्द करने लगता है लाइक करने में, कमेंट करने में कुछ नहीं होता है, बातें करने में कुछ नहीं होता, लेकिन लाइक करने में उनको समस्या होती है, तो वो लोग ना करें, है ना। क्योंकि फालतू में लाइक कर देंगे तो रात में आपको नींद नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा काम ना करें कि आपको रात में नींद ना आए, ठीक है। वो लोग जरूर लाइक करिएगा जो लोग मेहनत करते हैं और दूसरे की मेहनत को समझते हैं, वो सभी लोग लाइक करिएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर, याद रखिएगा विंध्य। याद रखिए जो विंध्य पर्वत है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को देखा जाए तो ये पृथक करता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में आपका सही है। चलिए बताइएगा कि पहाड़ी दर्रों के हिसाब से पूछा है और सही पूछा गया है। अब आप बताइए क्या बोमीडीला हिमाचल प्रदेश में है? ये बताइएगा कि क्या बोमीडीला हिमाचल प्रदेश में है? आप कहेंगे सर बोमीडीला हिमाचल प्रदेश में तो नहीं पढ़ा है ना। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो आपके है कहां पर? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपके सिक्किम में है। कहां पर है? आपके सिक्किम में है। लिपलेख दिया गया उत्तराखंड, हमें लग रहा है कि आपका आंसर मिल चुका है, यहाँ पर सी नंबर है, क्योंकि जो लिपलेख है वो आपके उत्तराखंड में है। रोहतांग की पूछते हैं तो आपके जम्मू कश्मीर नहीं, ये रोहतांग कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहित बड़ा सिपकिला है, ट्रिक से हमने पढ़ाया हुआ था, ये आपके हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
इन्हें हिमालय की निम्न चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही मिलान करना है। तो भैया आप बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, हमने बताया था 8,848। 8,848 इसका मतलब आपका बी हो गया, ठीक है ना। इसे हम बड़ा कर देते हैं, ऑप्शन को नहीं ध्यान देंगे, इस पर ध्यान दे देंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 है, मतलब आप कहेंगे 8,848 कहां पर मिला है, ये आपका बी हो जाएगा। धौलागिरा पूछे तो आपको 8,167 बताना है, 8,167 मतलब आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कामेट पर्वत जो आपका है 7,756 है, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अन्नपूर्णा जो आपका है 8,091, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी ए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डी आपका है, ठीक है, ये डी आपका है, तो बी ए डी सी आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कम से कम वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थितियां वहां की जलवायु कहलाती हैं। मतलब एक प्रकार से परिभाषा दिया है, ठीक है, एक प्रकार से ये परिभाषा दी गई है किसकी, ये आपके मौसम, मतलब जो आपका जलवायु है। तो आप कहेंगे सर जहां पर याद रखिएगा 30 वर्षों में, क्या कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान की अगर मौसम की अवस्था या विषमताओं की परिस्थितियां होती हैं उसे हम लोग जलवायु कहते हैं, याद रखिए। मतलब 30 वर्ष का गैपिंग होना चाहिए, 30 वर्ष का परिवर्तन होता है, वही जलवायु आपको कहती है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया है कि उच्च घाटी की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। दोस्तों कह रहा है उच्च घाटी की स्थिति में लोग धन की बचत अधिक करते हैं। जब घाटा ज्यादा होता है तो यहाँ पर लोग धन की अधिक बचत करते हैं। ये दोस्तों आपके ऑप्शन सी नंबर है, डेविड रिकार्डो। कौन है, रिकार्डो। ऐसे याद रखिएगा कि भैया यहाँ पर क्या है, घाटा हो रहा है तो रिकॉर्ड रखने लगते हैं। क्या, जब घाटा होता है तो रिकॉर्ड करने लगते हैं, तो थोड़ा बचत होने लगती है। जब रिकॉर्ड रखेंगे तभी बचत होगी, तो ये रिकार्डो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। गिनी गुणांक आपसे कह रहा है। दोस्तों गिनी गुणांक की अगर बात करते हैं तो ये होता है आय की असमानता को मापा जाता है। आय की असमानता को मापा जैसे जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कमा रहा है 20,000, कोई कमा रहा है 30,000, कोई कमा रहा है 40,000, तो उसी के बारे में जो गिनी गुणांक होता है उसका मापन, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए 18 नंबर जवाब देखिए, यहाँ पर है आपका आंसर ए नंबर है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से, याद रखिएगा जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और देखा जाए तो हरित क्रांति 1966 में प्रारंभ हुई थी और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग में ये उपज आया था सबसे पहले। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। बताइएगा कि भारत में जो स्टॉक मार्केट होते हैं, है ना, इसका स्टॉक मार्केट होते हैं, उनके लिए जो विनियमन होता है उनके लिए एक केंद्रीय एजेंसी होती है। और ये एजेंसी होती है दोस्तों आपकी जो सेबी है। क्या है, सेबी, SEBI, सेबी। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में जो मार्केट होता है विनिमय के लिए, ये आपकी जिम्मेदार होती है। ये संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो 1992 से इसको दर्जा प्राप्त हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक किया जाए भाई। चलिए अब आप कहेंगे सर जीएसटी परिषद वाला क्वेश्चन बहुत बार हमने पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 33 होते हैं और 33 कहाँ पर है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो जीएसटी परिषद में मुख्य 33 सदस्य आपके होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भारत के वित्त मंत्री होते हैं, संघ के राजस्व और वित्त मंत्री होते हैं, ना, राज्य मंत्री जो होंगे, राज्यों के वित्त मंत्री आपके होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अन्य मंत्री भी आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि अंतरराज्यीय परिषद आपका 263 होता है, वित्त आयोग आपका 280 में होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका 223 के का में होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी वाला गड़बड़ है। संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों आपको दिया गया है जो कि आपका गड़बड़ है। संघ लोक सेवा आयोग जो होता है 315 में होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 315 आर्टिकल नंबर में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दर्शाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारिया आयोग की संस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग जो था ये किसके लिए जुड़ा हुआ है, ये किसका काम करता है, तो आप कहेंगे कि जो सरकारिया आयोग था ये दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है ना, उससे संबंधित आपका है। जो भी सिफारिशें होती हैं इनके मांगों पर किया जाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 को ऑप्शन देना है।
तो दोस्तों मूल कर्तव्य में दोस्तों दिख गया है, कह रहा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति ये होगा, लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना, तो लोक चुनाव में मतदान करना दोस्तों ये आपका तो नहीं है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्य आपका नहीं है। अगर आपसे पूछे जो मूल कर्तव्य आता है सर ये आपके कब क्या हुए क्या नहीं हुए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग जो 4 है ना, तो ये उसमें जोड़ा गया था, है ना। और आपकी 51 के का के तहत जो आपका अनुच्छेद 51 के का उसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक 86 नंबर का संशोधन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ कि जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे थे, है ना, उनको शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ये आपका हो गया 11वां आपका मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य लिए कहाँ गए थे, तो आपके रूट से लिए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। भाई एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर 50% लोगों ने दे दिया तो समझो कि पॉलिटी पढ़ाने का कुछ मतलब आपको है, आपने जो पॉलिटी पढ़ा है उसका कुछ अर्थ निकलता है। अगर आपने इसका जवाब दिया है तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना वो क्या होता है, कुछ लोग कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश होता है। भाई मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, जो नियुक्त करता है, जो नियुक्त करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। और नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। मतलब ऑप्शन जो आपका आया है नंबर ए, यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। 73 नंबर में। अब आप कहेंगे सर 73 नंबर का जो आपका संशोधन हुआ था ना ये आपके 1992 में हुआ था। और जब 1992 में हुआ तो इसमें दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है आपका आंसर ए नंबर है, ये है आपका ऑप्शन ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। भाग 9 जो आपका है ये पंचायत को शीर्षक से आपका जुड़ा है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों के लिए कितनी होती है, मनुष्यों के लिए कितनी होती है ध्वनि की परास सीमा। कुल मिला के देखा जाए मनुष्य की जो आपकी ध्वनि होती है, परास सीमा होती है, वो कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर मनुष्य के लिए जो आप ध्वनि सीमा होती है मतलब देखा जाए तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की यहाँ पर नाप सकता है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। लगभग सभी का जवाब देखो आ रहा है। और याद रखिएगा जिनकी भी हर्ज होती है क्या 20 हर्ज से कम होती है, वो होती है क्या अपश्रव्य तरंगे होती हैं, है ना। इन तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, इन तरंगों को यहाँ पर जानवर कुत्ता बिल्ली वगैरह महसूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें होती है। इस क्वेश्चन का जवाब भैया 100% लोगों से चाहिए, 100% लोगों से चाहिए। जितने भी जुड़े हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे जवाब चाहिए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो चलिए देखिए जवाब लगभग सबका सही है। कह रहे हैं सर लोहे में होती है ना। लोहे की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। लोहे में ही ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, अगर पूछे कि सर वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है तो आप कहेंगे सर 332 मीटर प्रति सेकेंड ये होती है वायु में ध्वनि की गति, दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का प्रतीक चिन्ह है। बताइएगा कि भैया लेड का प्रतीक चिन्ह होता क्या है। हमने बताया था कि लेड को हम लोग कई नाम से भी जानते हैं। लेड को शीशा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लेड को शीशा भी कहते हैं, है ना। और दोस्तों देखा जाए तो जैसे दमा की बीमारी हो जाती है ना, इसी की वजह से होती है। यहाँ पर इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है पीबी, होता है पीबी, है ना। लेड का अगर परमाणु भार पूछे, भार ऊपर होता है 208 होता है। और अगर आपसे क्रमांक पूछता है तो आप कहेंगे सर 82, इसका क्या हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। अब आप ये बताइएगा कि फलों को पकाने में जो प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं। भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा सा कम लग रही है ना। तो जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, पहले जुड़े रहे हैं, है ना, तो एक बार लाइक करिएगा भाई, ठीक है। सभी लोग लाइक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यह फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे सर फलों को पकाने के लिए यहाँ पर एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन। एथिलीन जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर कवक का अध्ययन पढ़े तो हैं, ये कवक होते हैं माइकोलॉजी।
माइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी में क्या होता है, जीवों के बारे में, उनके वातावरण के बारे में होता है। और भैया साइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी, यहाँ पर साइकोलॉजी होना चाहिए, साइकोलॉजी जैसे होता है तो भैया वहां पर क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अब सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है तो आप जवाब दीजिए, फिर यहाँ पर दिक्कत तो है नहीं है। आप कहेंगे सर ऑप्शन देखे जाए, वीरांगना, वीर अंगना, मतलब ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो आपका सी नंबर है वो आपका सही होगा, वीर धन अंगना, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दिया गया पत्र अलय, अलय तो होता नहीं, पत्र धन आलय होता है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो रहा है। क्यों भाई, यहाँ पर ये तो यहाँ पर गलत हो गया, आलय होता है। यहाँ पर मण धन आसन्य दिया है, आसन्य होता है, बड़ा की मात्रा यहाँ भी होगी, बड़ा की मात्रा यहाँ होगी, ये भी गलत हो गया। यथा धन अर्थ दिया है, यथा धन अर्थ होता है, इसमें बड़ा की मात्रा नहीं होगी, तो सही आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित, उत्कंठित में दोस्तों क्या होता है आपका, यहाँ पर कह रहा है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, उत्कंठित के होते हैं दोस्तों, याद रखिए, इच्छुक होता है, उत्सुक होता है, ललायित होता है। यहाँ पर जो अभिलाषा दिया गया, अभिलाषा ये आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ऊपर की ओर उछाला हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका उत्क्षिप्त होता है। क्या होता है, उत्क्षिप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो प्रक्षिप्त मतलब होता है, प्रक्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, है ना। यहाँ पर आरोहण मतलब होता है क्या, आरोहण मतलब होता है सवार होना, ठीक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बर्बर का विलोम क्या होता है। बर्बर का विलोम क्या होता है दोस्तों, बर्बर, है ना। जो बर्बर बर्बर करता रहता है ना, वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता है ना। होता कौन है, जो सभ्य होता है, अर्थात बर्बर का विलोम होता है सभ्य, और सभ्य कहां पर है, वो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछे दुर्बल का विलोम क्या होता है तो आप कहेंगे सर दुर्बल दिया है, दुर्बल का होता है सबल होता है। सुंदर का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे कुरूप होता है। आप कहेंगे निर्मल का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मलिन होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग अंग फूले न समाना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या है। तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ाई तो नहीं किया था, लेकिन हमको फायदा बहुत मिल गया, है ना, और उनकी जॉब लग गई। तो अंग अंग फूले न समाना मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बहुत आनंदित होना, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बहुत आनंदित होना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 10 अगस्त को आयोजित, दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है ना, जो कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। और आपसे यहाँ पर देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में अगर आपका दम है, मान लो अगर आपके अंदर करंट अफेयर की क्षमता है, पकड़ अगर आपके हाथों में करंट अफेयर की है, तो याद रखिएगा जीके का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर नहीं आती है तो आज के समय में जीके फिर उसके लिए सपने भूल जाइएगा। क्यों, क्योंकि जीके अब बहुत कम आती है, ज्यादा से ज्यादा जीके आती है वो आपकी करंट से रिलेटेड होती है। तो आपको करंट की क्लास में जरूर आपको रहना है, करंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर बताइए, अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से आपको अपने आप में विश्वास है तो जवाब दीजिएगा। कह रहे सिंह सूचना लॉन्च किया गया है, तो ये किस राज्य सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, गुजरात के द्वारा सिंह सूचना ये ऐप को लॉन्च किया गया है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है। वहां के अगर पूछे कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, आप कहेंगे सर भूपेंद्र पटेल है। कौन है, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए 52 का ऑप्शन देना है, और 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु। इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सी नंबर इसका जवाब जो आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके तमिलनाडु को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे एशियाई हॉकी चैंपियंस 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में किस देश को पराजित किया है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे सर मलेशिया। क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर मलेशिया को पराजित किया है, मतलब ऑप्शन दिखा जाए तो आपका आंसर ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कार्मेक मैकार्थी, जिन्हें उनके उपन्यासों द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है। दोस्तों ये जो दिया गया है कार्मेक मैकार्थी, ये आपके थे कहां से दोस्तों, ये थे आपके ऑप्शन डी नंबर यूएसए से थे। कहां थे, यूएसए, जो कि ऑप्शन डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है।
और भैया पूरे करंट अफेयर का निचोड़ यही है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं इसका जवाब दीजिएगा। हम इसका जवाब 75% लोगों से देखना चाहते हैं कि 75% इसका जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों याद रखिएगा, इसको तो आपको रट के ही जाना है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन आपको ये शब्द आपको जरूर रट के जाना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है। चलिए, क्या जवाब देंगे? वेरी गुड, 161 जवाब दे रहे हैं भाई सभी लोग, है ना। 161 जिसका आ रहा है, मतलब ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही जवाब है। 161वां जिसका रैंक आया है, यहां पर जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर दोस्तों इसके पहले 2022 में भारत की रैंक 150 थी, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे को अपनी मंजूरी प्रदान कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, यूएसए ने मंजूरी दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकास के लिए चयनित किया है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए भैया, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर लेते तो आप कहते थे सर जी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य के विकास के लिए 9 अगस्त को किया गया था, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में भाई उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन नहीं है भाई, एक जगह और है, ये जो आपका है मैसूर और आपका हम्पी, ठीक है, मैसूर और हम्पी इनके लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है। यूएनडीपी का उप प्रमुख जो आपका है दोस्तों, ये है आपके कौन, इनका नाम है जू हां ओलियांग, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागल खाना के लेखक है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका जवाब देने वाले हैं। पागल खाना के जो लेखक आपके हैं इनमें से राइट क्या हो जाएगा। पागल खाना के जो लेखक हैं इनमें से राइट क्या बनेगा, फटाफट जवाब देना है और विधिवत तरीके से जवाब देना है। चलिए, बहुत सही, चाइना के हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, आपका जो आंसर आ रहा है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। शाबाश, ये है आपके कौन, ज्ञान चतुर्वेदी। मतलब दोस्तों याद रखिएगा, नाम तो ज्ञान है लेकिन कारनामा दोस्तों जो लेखक है इन्होंने लिखा क्या है, पागल खाना लिखा है। तो दोनों को याद रखिएगा, गलती आपसे नहीं होगा कि नाम तो यहाँ पर ज्ञान है लेकिन किताब लिख डाला है पागलों के बारे में, पागल खाना के बारे में लिख दिया है ना। तो ज्ञान और पागल खाना एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन 2 स्थानों के मध्य आयोजित हुआ है। दोस्तों आपको जवाब देना है कि जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ना, ये समुद्र शक्ति, क्या समुद्र शक्ति, और ये हुआ है दोस्तों याद रखिएगा, समुद्र शक्ति आपका दोस्तों याद रखिएगा भारत और इंडोनेशिया आपका आंसर है, नाम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए अच्छा यहां पर बताइएगा, कह रहा है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। पिछली बार यहां से रिलेटेड लगभग 4 क्वेश्चन आपके आए थे, क्योंकि यहां पर पर्यावरण से रिलेटेड जब आपके आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर रियो डी जेनेरियो जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर ये 1992 इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील में किया गया था। और इस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विषयों पर क्या हुआ था, संधि की गई थी। यहाँ पर जो आंसर आपका आया है 92, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई थी। तो जो एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इस पुस्तक को लिखा किसने है। इस पुस्तक को जो लिखा है यहाँ पर डी नंबर, इनका नाम है शशि थरूर। क्या नाम है, शशि थरूर। दोस्तों आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लुपुत्थुर हाथी अभ्यारण्य जो आपका है कहाँ पर है। श्री विल्लुपुत्थुर हाथी अभ्यारण्य जो आपका है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और भी आपके दोस्तों देखा जाए तो अभ्यारण्य आपको मिलेंगे दोस्तों, जैसे भैया तराई हाथी रिजर्व, अगर आपसे पूछे तराई हाथी रिजर्व तो आप कहेंगे तराई क्षेत्र तो यूपी में आपको देखने को मिलता है, तो आप कह दीजिएगा आपका यूपी में आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों वायनाड जिला ये आपके केरल में पड़ता है, तो वायनाड हाथी कहाँ मिलेगा, तो आपको केरल मिलेगा, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कि तराई हाथी जो आपका था, हाथी शब्द लगा हमने बताया, तराई हाथी तो उत्तर प्रदेश, डांडेली हाथी तो आप कहेंगे कर्नाटक, ठीक है। मतलब इस प्रकार से पेरियार हाथी तो आप कहेंगे केरल।
तो यहाँ पर हाथी वाले जो आपके हैं वो आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। चलिए भाई ये बताइएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका है वो कब मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर बालिका दिवस आ गया है, मतलब ऑप्शन जो डी नंबर आपका है 24 जनवरी। याद रखिएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने लगभग देखा जाए तो 20 नए दिवस घोषित किया है। क्या 20 नए दिवस 2023 में जोड़ा गया है ना। 20 नए दिवस आपके 2023 में लगभग जोड़े गए थे, है ना। तो याद रखिएगा, ये ध्यान देना है, 24 जनवरी इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान आपका सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कह रहा है सर जी ये बताइए, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ए नंबर दिया गया बिहू, तो क्या आंध्र प्रदेश से है क्या। आप कहेंगे नहीं सर, बिहू जो आपका है कहां से, आपके असम से है ना। क्या है, आपके असम से, तो गड़बड़ी आपको पहले मिल गया। भांगड़ा आपका पंजाब है, डांडिया गुजरात से, नौटंकी उत्तर प्रदेश वाले करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम बताना है। कजाकिस्तान का मुद्रा बताना है, कजाकिस्तान का मुद्रा इनमें से क्या है। तो आप कहेंगे सर कजाकिस्तान की मुद्रा की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर देखिए जो आपका टेनगे है, क्या है टेनगे, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। और दोस्तों इसकी राजधानी का नाम था नूर सुल्तान, और नूर सुल्तान को दोस्तों पुराने जमाने में आस्ताना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, जो कजाकिस्तान आपका है ये विश्व में दोस्तों आपके 9वां स्थान आपका आता है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। ठीक है, चलिए ये कहाँ की मुद्रा है, ये मुद्रा है आपके भूटान की। दोस्तों याद रखिए, भूटान की मुद्रा का नाम है न्यूक्ट्रम आपका है। दिनार की अगर बात करते हैं तो दिनार तो कई जगह आपकी चलती है, जैसे आप इराक जाइए, बहरीन जाइए, कुवैत जाइए, जॉर्डन जाइए, वहां पर आपको मिलेगा दिनार मिलेगा। ठीक है ना। और डोंग जो आपका डोंग है या डोंग कहते हैं, वियतनाम की है, वियतनाम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। जब निर्वाचन की बात कर दें तो आप कहेंगे सर लोकसभा की सीटों में निर्वाचन होता है मात्र 543 सीटों के लिए। 543 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कजली पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये दोस्तों आपका जाना जाता है राजस्थान में है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कजली का मतलब होता है ब्लैक कार्बन। क्या होता है, कजली मतलब ब्लैक कार्बन होता है, दोस्तों याद रखिएगा। और इसमें हाथ और कपड़े के माध्यम से ये बनाया जाता है, हाथ से कपड़े के माध्यम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला की 69 का ऑप्शन दीजिएगा। 69 आप कहेंगे सर ये ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है, तन्वी शाह है। कौन है, ये है आपकी तन्वी शाह, ये आपकी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो तन्वी शाह है तमिलनाडु की हैं, कहाँ की हैं, तो आपकी दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य की हैं आपकी तन्वी शाह। अगले क्वेश्चन को लॉक करते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भैया इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने गलत कर दिया तो हमारा पढ़ाने का मतलब नहीं निकलता है ना। अगर इस क्वेश्चन का भी जवाब आपने गलत दे दिया गलत तो फिर मतलब नहीं निकलता है पढ़ाने का। 70 का ऑप्शन क्या दिया जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब दिया है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ये अपनी अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, आप कहेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आएगा, है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आना है 100% आना है। दोस्तों याद रखिएगा अभी ऑपरेशन चलाए गए थे और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑपरेशन करुणा दिया गया है। क्या दिया गया है, कह रहा है आपसे कि सर जो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था ये चला गया था भारत सरकार के द्वारा। क्यों चलाया गया था, तो दोस्तों ऑपरेशन करुणा चलाया गया था क्या, तो भारत और जो आपका म्यांमार में चक्रवात आया था, क्या म्यांमार में जो चक्रवात आया था म्यांमार। अब आपको ध्यान देना है, बस आपको ध्यान देना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अल्लाह मार रहे हैं, बस आपको सुनना है। और जो लोग लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर टेलीग्राम भी हमें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। हम आपको बढ़ा रहे हैं, बस आपको ध्यान देना है। ऑपरेशन करुणा में क्या हुआ था कि म्यांमार में जो चक्रवात आया था, मोचा से प्रभावित हुए थे, उनकी मदद के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। कहां के लिए, म्यांमार के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो भाई आप कहेंगे सर सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था तो वहां पर भारतीय लोग फंसे थे, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया आपका सूडान। क्या हो गया, सूडान से संबंधित आपका ऑपरेशन कवर ये हो गया। ऑपरेशन मर्दा जो आपका मर्यादा दिया है, ये उत्तराखंड पुलिस आपका है, अर्थात मतलब राज्य में जो तीर्थ स्थल हैं
पर्यटक स्थल उनको स्वच्छता बनाए रखने के लिए, याद रखिएगा यूके में अर्थात उत्तराखंड में जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, एलओसी के आसपास के क्षेत्र हैं, उन लोगों की मदद करना है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जो एलओसी के पास जो क्षेत्र में रहते हैं लोग, उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। यहां पर आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी के माध्यम से चलाया गया है। कट्टर इस्लामिक जो संगठन है, क्या कट्टर इस्लामिक संगठन है ना, उनके विरुद्ध हिंसा फैलाने और कठोर मतलब छापेमारी के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त क्या है? ऑपरेशन दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। आपने देखा था तुर्की में, कहां पर है? तुर्की में और सीरिया में। तुर्की और सीरिया में दोस्तों क्या थे? यहां पर लोग फंसे हुए थे। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो तुर्की और जो सीरिया में भूकंप आया था, तो उनसे जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। अब आपको हर एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, है ना। अगला पॉइंट दिया है ऑपरेशन गरुण। दोस्तों ऑपरेशन गरुण सीबीआई और आपके एनसीबी के द्वारा चलाया गया। तो ये भाई ऑपरेशन गरुण है क्या? तो अवैध मादक पदार्थों को तस्करी, जो अवैध तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके लिए चलाया गया था या ऑपरेशन गरुड़। इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, याद रखिएगा। इग्नोर करेंगे तो भी बिल्कुल बेकार हो, है ना, कोई मतलब नहीं होता ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने का। याद रखिएगा ऑपरेशन जो गरुड़ है अवैध तस्करी, क्या अवैध जो तो आपका तस्करी है उसके लिए आपका है। अगला पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑपरेशन मेघ चक्र जो आपका है ये था आपका सीबीआई के द्वारा बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही। मतलब जो छोटे बालक होते हैं, बाल यौन शोषण से जुड़ी जो भी सामग्री होती है उसको प्रसारित करने के लिए ये आपका है। ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस क्या था दोस्तों? तो ये रेलवे सुरक्षा बल से है। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए, अर्थात रेलवे में दोस्तों याद रखिएगा नशीले पदार्थ की जो तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये शुरू किया गया था। और आपका दो चार बचे हैं, जैसे ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत आपके भारतीय रेलवे के द्वारा, और ये क्या था? तो रेल यात्रियों के खोए हुए सामान, जो रेल के यात्रा के समय आपका जो सामान होता है खो जाता है, उसके लिए ये चलाया गया था, उसको खोजने के लिए, ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध क्या था? तो भैया ऑपरेशन उपलब्ध भी आपके रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल टिकट काला बाजारी, मतलब जो टिकट की काला बाजारी करते रहते हैं लोग ना, टिकट की काला बाजारी करने वाले लोगों के लिए ये आपका उपलब्ध किया गया था। और एक आपका है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा आपकी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। और दोस्तों याद रखिए ऑपरेशन गंगा की अगर बात करते हैं इसमें क्या था? तो भैया रूस का नाम सुने हैं ना, सबने सुना है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, ठीक है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा यहां पर चलाया गया था। जितने भी ऑपरेशन थे सब कुछ आपके थे। यहां पर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, आपको मिल जाएगी। अब यहां पर दोस्तों अभी हमने एक शब्द बताया था कि भैया 2023 हाल ही के कुछ वर्षों में दोस्तों आपकी डेट आपको नई नई जारी किए गए थे जिनके दिवस आपको पढ़ना है। यह अभी हाल ही के दिवस आपके लॉन्च किए गए हैं, है ना, 2023-2022 में। तो दोस्तों दिया गया है कि स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाते हैं 28 मई को। क्या मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। दोस्तों याद रखिएगा, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था वीडी सावरकर की जयंती के अवसर पर। किसके? वीडी सावरकर की जयंती 28 मई को, याद रखिएगा। यहां पर अगला दिया है विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस दोस्तों याद रखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। अगला दिया गया अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 3 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायो रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है समानता दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे सर समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। कि 14 से लेकर 18 तक क्या होते हैं? 14 से लेकर 18 तक समानता होती है, तो समानता आपका 14 अप्रैल याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के मनाने की किया है। याद रखिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा किया है कि हम 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। तो भैया तमिलनाडु सरकार ने जो रामास्वामी की जयंती है उसको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। समर्पण दिवस मनाते हैं भैया कब? तो आप कहेंगे 11 फरवरी को मनाते हैं। और 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, क्या पंडित दीनदयाल के उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में 11 फरवरी को मनाते हैं। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या? अगला कह रहा है डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और भैया देखा जाए तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है वो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पर किया है ताकि जागरूक किया जा सके। मैत्री दिवस से एक शब्द याद आ गया होगा 6 दिसंबर।
6 दिसंबर दोस्तों याद रखिए, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है, ठीक है ना। क्योंकि भैया इसी दिन क्या हुआ था, 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, है ना। तो 6 दिसंबर आपको याद हो गया होगा, वही भी मैत्री शब्द आपको हमेशा मिलता है। अगला दिया गया है, क्या कह रहा है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो भैया ये होता है आपका 27 दिसंबर, मतलब संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी तैयारी की अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं, ये 16 जनवरी को मनाते हैं। जो आपका आंसर यहाँ पर होगा क्या, तो पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए है। अगला कह रहा है पराक्रम दिवस को मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर पराक्रम दिवस जो मनाते हैं वो 23 जनवरी को मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती आप सुने ना, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीर बाल दिवस जो आपका दिया गया है, वीर बाल दिवस दिया है 26 दिसंबर, है ना। यहां पर वीर बाल जो दिया गया है, यहां पर जो आपका 26 दिसंबर ये क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि विभीषण क्या दिया है, विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस मतलब स्मृति दिवस दिया गया है और ये 14 अगस्त को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 14 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा। विभाजन भौतिकी आपका दिया गया है। और अगला है जनजाति गौरव दिवस है, जनजाति गौरव दिवस आपका दिया गया है 15 नवंबर। और 15 नवंबर में क्या हुआ कि जो आपके भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, जन्म दिवस है, उसको प्रत्येक वर्ष जन्म जाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट थे, जो आपकी तिथियां थी, जो अभी हाल ही में यहाँ पर शुरू किए गए थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो बच्चा कुछ आपको है ना, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो आपके अपडेट वगैरह होते हैं, है ना, वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना।